हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट एज एकेडमी। मेरा नाम है जय शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारी मेन स्ट्रैटेजी सीरीज में। जैसे आप सभी को पता है कि ये GS2 की थर्ड वीडियो है। इसकी पहली दो वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि GS2 के सिलेबस को कैसे हमने डिकोड किया था, हमने उसके PYQ थीम्स और डायमेंशंस देखे थे। और आज हम एक्चुअली एक मॉडल आंसर का ब्रेकडाउन करेंगे। आपको इससे पता चलेगा कि खुद से मॉडल आंसर बनाना कैसा है। हम एक्चुअली एक PYQ उठाएंगे, राइट, एंड उसी के बेसिस पे हम एक मॉडल आंसर बनाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि GS2 में बच्चे NCERTs पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, बट वो एक्चुअली डिमांड को नहीं समझ पाते हैं। वेरेस डिमांड क्या है कि GS2 आपसे क्या डिमांड करता है? GS2 आपसे डिमांड करता है कि आप एक एनालिसिस करो। एनालिसिस इन द सेंस कैसे कि आप के सामने कोई भी सिचुएशन रखी है, वो सिचुएशन पे आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आर्ग्यूमेंट दोगे एंड वो आर्ग्यूमेंट्स को आप सब्सटैंशिएट करोगे, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि आप इस वीडियो में समझोगे दैट हाउ टू टर्न कंटेंट इनटू हाई स्कोरिंग आंसर, की आपको आपके कंटेंट से हाई स्कोरिंग आंसर कैसे बनाना है, ठीक है। आपको वो आंसर का स्ट्रक्चर कैसे करना है, एग्जांपल्स कैसे यूज करना है, एंड एट द एंड आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ओके, सो बिना देरी किए शुरू करते हैं। जैसे ये वीडियो क्यों है, क्योंकि हमें ये पता है कि हम NCERTs पढ़ लिया, हमने लक्ष्मीकांत पढ़ के नोट्स बना लिया, बट वो नोट से आंसर बनाना इज द डिफिकल्ट, राइट। तो यही चीज हमने GS1 की वीडियो में भी देखा था, जहां पे हमने अगेन मॉडल आंसर का एक ब्रेकडाउन किया था। तो उधर भी एक सेम चीज हमने फिगर आउट करी थी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि कई सारे स्टूडेंट पढ़ तो लेते हैं बट वो अपने कंटेंट से एक इफेक्टिव आंसर नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि GS2 आपसे एनालिटिकल चीज़ें इम्प्रूव एक्सपेक्ट कर रहा है, वो आपसे एग्जाम्पल रिच राइटिंग एक्सपेक्ट कर रहा है। वेरे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो खाली थियोरटिकल नॉलेज जो है उनकी वो सीधा डंप करते हैं, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे एक एक्चुअल मॉडल आंसर के ब्रेकडाउन से। तो ये क्वेश्चन है जो 2023 में आया गया था GS2 में। अब ये क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिए। किसके अंदर बोला है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ in India is the constitutionalization of environmental problems by the Supreme Court, full stop, discuss। ठीक है, तो इसमें मैं पहले आपको कीवर्ड्स बता देता हूं कि इसके अंदर कीवर्ड क्या है। इसके अंदर तीन कीवर्ड है। पहला है मॉडर्न लॉ, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन और तीसरा है सुप्रीम कोर्ट। और ये इसका डायरेक्टिव हो गया, ठीक है। यानी अब वापस अगर हम एक सवाल अगर मैं आपके सामने वापस रिप्रेजेंट करता हूं तो ये सवाल का मतलब क्या है कि इंडिया में लॉज इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हुए उसके बाद में हमारा संविधान बना और फिर हमारे लॉज में चेंजेस आते गए। तो ये सवाल ये पूछ रहा है कि जब लॉज इवॉल्व हो रहे थे तो किस तरीके से हम वो लॉज से, जो स्टैट्यूटरी एक्ट थे, वो एक्ट से हम कॉन्स्टिट्यूशन पे कब आए और कॉन्स्टिट्यूशन का हमने किस तरीके से इस्तेमाल किया टू टैकल अवर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया है। अर्थात कि हमारे लॉज में इवोल्यूशन हुआ जिससे हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया कि पहले स्टैट्यूटरी एक्ट था, फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इट्स अ स्टैट्यूटरी एक्ट, बट उसके बाद में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ में कहा है कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है कि क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए, और उसका यूज किया सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट्स देने में, एंड फिर हमें कहा है कि ये हमारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, राइट। इसको हम बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं, बट अगर इसकी और चीज समझते हैं कि ये 15 मार्क का है जिसके अंदर आपको 250 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। और इसके अंदर टॉपिक क्या है, जुडिशरी प्लस एनवायरमेंट गवर्नेंस, राइट। तो इसको अगर हम थीम देखते हैं कि PYQ की थीम में किसमें इंक्लूडेड है, सो जुडिशियल एक्टिविज्म, फंडामेंटल राइट्स और एनवायरमेंटल गवर्नेंस। नाउ इंटरलिंकेज देखिए कि काफी अच्छा इंटरलिंकेज इसके अंदर किया गया है। ओके, तो हम पहले ये क्वेश्चन के कीवर्ड्स और डायरेक्टिव समझ लेते हैं। जैसे डायरेक्टिव में क्या बोला गया है, डिस्कस, कि डिस्कस बोला गया। तो जब भी डिस्कस आता, हमने इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाई थी कि जब भी डिस्कस आता है तो डिस्कस का मतलब क्या होता है कि आपको एक बैलेंस अप्रोच देना पड़ेगा। बैलेंस अप्रोच देना पड़ेगा इन द सेंस कि आपको एक एनालिसिस करना पड़ेगा जिसके अंदर आपको एक बैलेंस अप्रोच, जिसका मतलब है कि आप पहले बताएंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म से, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हुआ है, उससे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुए हैं। तो आपको पहले अचीवमेंट बताना पड़ेगा, एंड देन फिर आपको बताना पड़ेगा कि इंप्रूवमेंट तो हुई है बट देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इंप्रूवमेंट, कि इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वापस कि मैं कह रहा हूं कि आपसे डिस्कस पूछा गया तो आपको एक ऐसा अप्रोच बताना पड़ेगा, बैलेंस अप्रोच, कि पहले आपको बताना पड़ेगा कि जुडिशियल एक्टिविज्म से, कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट देता है एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो किस तरीके से हेल्पफुल है, और दूसरा हम उसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं, राइट। तो ये सिंपल चीज पूछी गई है।
तो इसके अंदर 3 कीवर्ड है। अब तीनों कीवर्ड का हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे सबसे पहला अगर मैं देखता हूं मॉडर्न लॉ, ओके, कि अगर मैं आपसे मॉडर्न लॉ की बात करूं तो मॉडर्न लॉ क्या होता है? एक्चुअली मॉडर्न लॉ यूजुअली ऐसा है कि लॉ हमारा संविधान बना 1950 में, ठीक है। उसके बाद में हमने थोड़े बहुत लॉस में चेंजेस किए, एंड जब से पोस्ट 1980 से जो भी लॉ बने हैं वो मॉडर्न लॉ में आ गया है। अब पॉइंट ये नहीं है कि जो 1981 में लॉ बना 2025 में भी वही है, नहीं, वो लॉ में इवोल्यूशन हुआ है। सो दैट मीन्स कि ये मॉडर्न लॉ में एक इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज एन इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो जो भी पोस्ट 1980 के बाद में लॉ आया है दैट इज मॉडर्न लॉ, उसमें इवोल्यूशन हुआ है। अब इवोल्यूशन में क्या हुआ है कि हमें यहाँ पे ये चीज बताई गई है कि इवोल्यूशन से ये पता चला है कि हम पहले स्टैट्यूटरी एक्ट्स यूज करते थे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, बट अब हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी फंडामेंटल राइट्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है सेकेंड कीवर्ड दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन। अब कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि जैसे आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो हमारा आर्टिकल 21 है दैट इज राइट टू लाइफ। अब राइट टू लाइफ में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम इसके अंदर एक ऐसा प्रोविजन, इसको और ज्यादा एक्सपांड कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि राइट टू लाइफ में ये भी आता है कि एक क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट भी हमारी एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो वो भी इसका पार्ट होना चाहिए। सो दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन। और फिर आ जाता है लास्ट कीवर्ड दैट इज द सुप्रीम कोर्ट रोल, कि सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है, कि सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे पीआईएल्स एंटरटेन किए हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, आर्टिकल 21 को एक्सपांड किया है एंड केस लॉ ड्रिवन इवोल्यूशन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं या आप मुझसे पूछते हो कि यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट क्या करेगा ये क्वेश्चन में, तो वो आपसे 3 चीजें आपसे एक्सपेक्ट करेगा। पहला है कि आपसे ये पूछेगा कि दैट कैन यू एक्सप्लेन द लीगल इवोल्यूशन, कि जो हमारा लीगल लॉज है उसमें किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है, क्या आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आपसे यूपीएससी पूछेगा इसमें एक्सपेक्ट करेगा कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स या फिर हम कह सकते हैं कि केसेस को साइट कर सकते हैं, यानी कि आप उसको लिख के बता सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं, रिलेवेंस बना सकते हैं। थर्ड चीज आ जाती है दैट कैन यू एनालाइज द इम्पैक्ट, आप इम्पैक्ट को एनालाइज कीजिए विदाउट लिस्टिंग फैक्ट्स, कि आप फैक्ट्स लिखे बिना इम्पैक्ट को एनालाइज कर पाते हैं। तो ये चीजें आपसे एक्सपेक्ट की जाती है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि आपको ये 3 चीजें बतानी है क्वेश्चन में। आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप लीगल इवोल्यूशन समझा सकते हो, दूसरा क्या आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और डॉक्ट्राइंस को मेंशन कर सकते हो, तीसरा आप बिना फैक्ट्स लिखे क्या चीजों को एनालाइज कर पाओगे। तो वो चीज आपसे एक्सपेक्ट की जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब हमने समझ ली तो इसके बेसिस पे हम अब आंसर लिखते हैं। अब आंसर में सबसे पहली बात आ जाती है दैट इज द इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है, यू हैव टू एक्सप्लेन विद द बाय एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज, कि एनवायरमेंटल इश्यूज कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन कब हुआ। तो पहले ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था, वो एक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है, जिसके अंदर हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है कि हमारे पास क्लीन एयर और हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए। सो उसके बाद से जो एनवायरमेंटल इशू है वो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हो गया, यानी कि पहले ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में था जो फिर फंडामेंटल राइट में आ गया, दैट इज आर्टिकल 21, राइट। तो आपको ये चीज एक्सप्लेन करनी है, फिर आपको उसको लिंक करना है आर्टिकल 21 से, दैट इज राइट टू लाइफ, एंड देन फिर आपको बताना है कि आपको एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन बताना है, यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म बताना है कि जुडिशियल एक्टिविज्म किस तरीके से एनवायरनमेंट को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, जहां पे आप एक बॉडी स्ट्रक्चर का हिंट दोगे कि आप बॉडी में क्या लिखने वाले हो। तो आप बॉडी में ये लिखने वाले हो कि स्टैट्यूटरी कंसर्न था पहले, वो अब फंडामेंटल राइट बन चुका है, यानी कि पहले ये स्टैट्यूटरी कंसर्न था फिर वो एक फंडामेंटल राइट बन चुका है। सो दिस इज हाउ इंट्रोडक्शन हमें इस पे लिखना है, राइट। नाउ आई एम सेइंग अगेन कि इसके अंदर हम मेथड डिस्कस कर रहे हैं, राइट। हम एक्चुअली मेमोरी टेस्ट नहीं कर रहे, हम मेथड डिस्कस कर रहे हैं। फिर हम बॉडी पार्ट पे आते हैं।
तो बॉडी पार्ट में बोला गया हमें जुडिशियल फाउंडेशंस बनाने हैं, जिसके अंदर आप आर्टिकल 21 के बारे में मेंशन करोगे, दैट व्हाट इज आर्टिकल 21, दैट इज अवर फंडामेंटल राइट। ठीक है, फिर आर्टिकल 48A क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा सरकार, यानी कि जो स्टेट है हमारा वो। देन आर्टिकल 51AG, दैट इज अवर फंडामेंटल ड्यूटी। तो आप ये तीन बेसिस बना सकते हो कि आपके ये तीन बेसिस पे कह सकते हो कि जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है वो अब कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हो चुका है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है। सी एक चीज हमेशा समझो, ये पहले से था, ये 1950 से थे ही चीजें, ठीक है। बट फिर क्या हुआ कि 1950 में जुडिशियल एक्टिविज्म इतना नहीं था, फिर जुडिशियल एक्टिविज्म 1980s के बाद शुरू हुआ। तो 1980s के बाद जुडिशरी ने कहा कि हमारे संविधान में लिखा है कि आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, उसके अंदर क्लीन एयर और हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए। हमारे आर्टिकल 48A में लिखा है कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो नेचर को प्रोटेक्ट करे। एंड देन आर्टिकल 51AG में भी लिखा है कि जो सिटीजन है, ये सिटीजन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नेचर को प्रोटेक्ट करे। तो फिर ये चीज कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हो गई है। तो यहां पे क्या बताया आपने, जुडिशियल फाउंडेशन बताया। अब इस पे 3 जजमेंट्स आप बता सकते हो, आपको जितना रिकॉल कर पाओ आप 2 या 3 या 4 बताओ, इतनी जरूरत नहीं है। तो जैसे पहला जजमेंट है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर उन्होंने कई सारी चीजें बताई। फॉर एग्जांपल गंगा पॉल्यूशन के बारे में बताया उन्होंने, ओलियम गैस के बारे में बताया, ठीक है। फिर सेकंड जजमेंट है दैट इज सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब इसके अंदर बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 21 में क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट मेंशन किया है, राइट। तो ये चीज, ये जजमेंट से इंटरप्रिटेशन आई थी, इससे पहले ये नहीं था, इसके बाद ये चीज आई गई है। देन थर्ड आ जाता है वेलोर सिटीजंस वेलफेयर फोरम केस। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन्स बताई है। अब डॉक्ट्रिन्स को आपको अलग से मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्ट्रिन्स आपसे एक्सपेक्ट की जा रही है। तो अगर मैं डॉक्ट्रिन्स बताऊं तो 3 मेजर डॉक्ट्रिन्स है। पहला है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। इसका मतलब क्या बताया गया कि जो स्टेट है, यानी कि जो सरकार है, वो एक ट्रस्टी है। क्या चीज की ट्रस्टी है, वो ट्रस्टी है हमारे एनवायरनमेंट की, कि उसका मेन काम है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। फिर है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, कि अगर सिटीजन कोई भी पॉल्यूट करता है तो ये लायबिलिटी उसी सिटीजन की जिसने ये एनवायरनमेंट को खराब किया है, ठीक है। तो वही लायबल होगा वो एनवायरनमेंट को वापस ठीक करने के लिए। फिर थर्ड आ जाता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, दैट मींस प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर, कि हमें हमेशा सॉरी या क्योर तक नहीं जाना चाहिए, हमें चीजें प्रिकॉशनरी रखनी चाहिए, कि चीजें इतनी खराब होने ही क्यों दे रहे हो आप, वो खराब होने से आप पहले ही रोक लीजिए। फिर आ जाता है इंपैक्ट ऑन गवर्नेंस, कि आपने डॉक्ट्रिन्स बता दी, अब आप बताओ कि गवर्नेंस पे क्या इंपैक्ट हुआ है। तो गवर्नेंस पे इंपैक्ट क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के ये सारे जजमेंट्स और ये सारे डॉक्ट्राइन से बताया गया है कि जो एग्जीक्यूटिव है उसको और ज्यादा अकाउंटेबल बनाए, कि एग्जीक्यूटिव कोई भी एक्शन लेता है तो वो और ज्यादा अकाउंटेबल होगा। फिर जो PIL है, PIL और ज्यादा फाइल होने लग गई है विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट, की यहां से ये पॉल्यूशन हो रहा है, वहां से ये एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, एक्सेट्रा। एंड देन जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस के प्रोटोकॉल्स है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, कि अब इतनी जल्दी एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिलता, पहले बहुत इजीली मिल जाता था, अब ये चीज काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। और जो लास्ट चीज आपको लिखनी है दैट इज अ क्रिटिसिज्म। अब क्रिटिसिज्म में आपको ये लिखना है कि कई बार कंसर्न होता है कि जुडिशियल ओवररीच हो रहा है, कि कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होना होता है बट जुडिशियल ओवररीच से वो डेवलपमेंट हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। फिर आ जाता है कि कई बार जो इम्प्लीमेंटेशन और कोऑर्डिनेशन है उसके अंदर कई सारे गैप्स आ जाते हैं, कि इम्प्लीमेंटेशन करना था बट कोऑर्डिनेशन ही नहीं हुआ, तो ये दोनों के बीच में गैप आ गया, तो ये इशू हो गया। तो यहाँ पे बॉडी पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब हमें कंक्लूजन पे आना है ना। कंक्लूजन इज वेरी सिंपल। कंक्लूजन में मेरे को ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पाइवटल रोल प्ले किया है, कि सुप्रीम कोर्ट की ये रोल की वजह से हुआ है कि हम एनवायरनमेंट को एज अ फंडामेंटल राइट लिया है। इससे पहले तो वो स्टैट्यूटरी था, लाइक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ही था, बट अब वो फंडामेंटल राइट है। सो एनवायरनमेंट मेरा फंडामेंटल राइट है। तो आपके सराउंडिंग अगर कोई भी आपकी एयर को पॉल्यूट कर रहा है तो वो आपकी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है, और जैसे आपकी फंडामेंटल राइट वायलेट होती है आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। ओके, तो मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इसको, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको बताना कि हाउएवर फॉर सस्टेन इंपैक्ट जुडिशियल एफर्ट्स मस्ट कॉम्प्लीमेंटेड बाय एग्जीक्यूटिव एफिशिएंसी एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि यहां पे सरकार, स्टेट यानी कि सरकार का एफिशिएंसी चाहिए और फंडामेंटल ड्यूटी जो है हमारी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो ही फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट हो पाएगी। यानी कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, कंक्लूजन में हम ये नहीं कह सकते कि इस सब सरकार की गलती है, सब ऐसा ही है,
क्योंकि हमारा है कि हमें हमारी फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 21 उसको प्रोटेक्ट करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि ये तब होगा जब जो हमारा डीपीएसपी है आर्टिकल 48A एंड जो फंडामेंटल ड्यूटी दैट इज आर्टिकल 51A(G) तो ही हम इसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। सो दैट मीन्स कि इसके अंदर सरकार सिटीजन दोनों होगा तो हमारी फंडामेंटल राइट रहेगी। दैट मीन्स हमारा एनवायरमेंट हेल्दी रहेगा। तो यहाँ पे एक बैलेंस अप्रोच की जरूरत है, राइट, जिससे आप इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन करो बिना कोई ऑब्स्ट्रक्शन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट के साथ। ठीक है, सो आई होप आप लोग को काफी ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी। तो यहाँ पे हम GS2 खत्म किया। हम नेक्स्ट वीडियो से हम GS3 के बारे में पढ़ेंगे। GS3 में भी 3 वीडियो लेके आएंगे, फिर हम GS4 के बारे में करेंगे, राइट। सो आई होप आप लोग को क्लैरिटी मिल रही होगी। ये पूरी है हमारी मेन स्ट्रैटेजी सीरीज में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे अभी तक जुड़े रहने का। विल बी कवरिंग more such kind of topics in the coming video. Till then, stay safe and study well. Thank you.